नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री रवि ऑनलाइन क्लासेस हिस्ट्री क्वेश्चन पर। अपन ने पहले 2 वीडियो डाल दिए हैं, उसमें पाषाण काल से संबंधित कुछ जानकारियाँ डाली थी, क्वेश्चन आंसर किए थे। और अब अपन है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न है वो करेंगे। ये पुराने प्रश्न हैं, पुराने पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो पुराने पेपर में नहीं आया हुआ है। सब प्रश्न पुराने पेपरों में आया हुआ है और अब अपन है उसके थोड़ा सॉल्यूशन देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि क्या है कि उनको भी उसका फ़ायदा मिले। बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि क्या है कि नया वीडियो जैसे ही डालो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपन सीधा प्रश्न है वो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है? भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल। अब इसमें क्या है कि अलग अलग जगह अलग अलग विवरण है वो अपने को मिलता है, परंतु जो इसमें माना गया था ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में माना गया था। ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में प्रश्न आया था, उस समय क्या माना गया था और वर्तमान में एनसीईआरटी है वो क्या मानती है, ये दोनों मैं बताऊंगा आपको। इसका पहला ऑप्शन है बनवाली, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है लोथल और चौथा है राखी गढ़ी। तो अपना आंसर इस प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो राखी गढ़ी है, परंतु वर्तमान में जो एनसीईआरटी है वो राखी गढ़ी को नहीं मानती। इसमें से जो ऑप्शन दे रखा है इसमें ये कालीबंगा है उसको मानती है। धौलावीरा और कालीबंगा, एनसीईआरटी मानती है कि धौलावीरा और कालीबंगा दोनों का 100 हेक्टेयर है वो उसका क्षेत्रफल है और राखी गढ़ी का 80 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। तो इस हिसाब से इस जो क्वेश्चन है इसमें कालीबंगा दे रखा है तो कालीबंगा होना चाहिए, परंतु इन्होंने राखी गढ़ी माना है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से अपना कालीबंगा इसका आंसर होगा। और वैसे देखा जाए तो हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है, उसका क्षेत्रफल है 250 हेक्टेयर। उसके बाद में है हड़प्पा, उसका क्षेत्रफल है 150 हेक्टेयर। लोथल और ये धोलावीरा है इसका 100 हेक्टेयर, कालीबंगा है इसका 100 हेक्टेयर, राखी गढ़ी है उसका 80 हेक्टेयर है वो क्षेत्रफल है। और राखी गढ़ी ये हरियाणा के जिंद में है, जिंद जिला है हरियाणा का, उसमें स्थित है। और इसकी खोज है प्रोफेसर सूरजभान ने की थी। प्रोफेसर सूरजभान व आचार्य भगवान देव दोनों थे। यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल मिला है, मुद्रा भी मिली है जिसमें सिंधु लिपि में लेख अंकित था। इस प्रकार की कुछ चीज़ें यहाँ से मिली है। अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता नगर लोथल कहाँ है? 1 नंबर गुजरात में, 2 नंबर राजस्थान में, 3 नंबर हरियाणा में, 3 नंबर पंजाब में, 4 नंबर हरियाणा में। तो कहाँ पे है? ये है गुजरात में। सिंधु सभ्यता नगर लोथल है वो गुजरात में है। गुजरात में ये अहमदाबाद ज़िले में पड़ता है और इसके जो नदी तट है वो है भोगवा नदी तट। भोगवा नदी के पास में ये है और ये सागरवाला ग्राम है उसके पास में है। और इसकी खोज है रंगनाथ राव ने 1957-58 में की थी। और ये एक बंदरगाह नगर है, यहाँ पर कई प्रकार की चीज़ें मिली है, जैसे मर्द भांड है, कई प्रकार के उपकरण मिले हैं, मोहरे मिली है, पाट मिला है, माप तोल का सामान मिला है। और यहाँ से 3 युग्म समाधियाँ मिली है। ये कई बार पूछा गया 3 युग्म समाधियाँ कहाँ से मिली है, तो 3 युग्म समाधियाँ मिली है। यहाँ गोदीवाड़ा भी है, तो ये बहुत फेमस है गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा भी है और उसका आकार है वो 214 इंटू 36 मीटर तथा गहराई है उस गोदीवाड़े की 3.3 मीटर। और जो सिंधु सभ्यता के नगर थे, गढ़ी और नगर क्षेत्र, कईयों में एक के प्राचीर से गिरा हुआ था, कई दोनों प्राचीरों से गिरे हुए हैं, कई अलग अलग प्राचीरों से गिरे हुए हैं। तो इनके जो गढ़ी क्षेत्र और नगर क्षेत्र है दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से गिरा हुआ है। यहाँ से धान के यानी चावल के प्रमाण भी मिले हैं, फारस की मोहर भी मिली है और घोड़े की मरण मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है।
अब अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, गुजरात में, पंजाब में, अफ़गानिस्तान में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है। वो लरकान जिला कौन सा लगता है? पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, उसमें लरकान जिला लगता है। और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ से कुछ चीज़ें मिली है, जैसे सुनानागार बहुत फेमस है, वृहद सुनानागार। अन्नागार, जो अन्नागार है उसका आकार 150 इंटू 75 मीटर, यानी ये सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ी इमारत, मोहनजोदड़ो की भी सबसे बड़ी इमारत और सिंधु सभ्यता की भी सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। यहाँ से सभा भवन भी मिला है, पुरोहित आवास भी मिला है, कुंभकारों के 6 भट्टे मिले हैं, सूती वस्त्र मिला है, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति यहाँ से मिली है। इसके पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कुषाण काल का स्तूप मिला है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक पेदोके के रूप में जाना जाता था? अब कौन सा बंदरगाह है जिसको पेदोके के रूप में जाना जाता? ऑप्शन दे रखा है, 1 नंबर ताम्रलिप्ति, 2 नंबर अरिकामेडु, 3 नंबर बड़ोच, 4 नंबर कोचीन। तो अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर अरिकामेडु। अरिकामेडु को पेदोके के रूप में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में नाम दिया है पेदोके। और ये बंदरगाह है पांडिचेरी के पास है, कोरोमंडल तट पर। और ये बहुत ही प्राचीन बंदरगाह है। यहाँ से चीन, मलाया और रोम से व्यापार होता था। और 1945 में व्हीलर और कैंसल ने यहाँ से खुदाई की और रोमन बस्तियों के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? 1 नंबर हाथी, 2 नंबर गेंडा, 3 नंबर बैल, 4 नंबर बाघ। तो कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैल। बैल है उस मोहर पर उत्कीर्ण नहीं है। जो मोहर मिली है उसे योगी की या पशुपति की मोहर कहते हैं, और ये मिली थी मेके को। यहाँ एक योगी बैठा है, इस मोर के ऊपर जो चित्र बना हुआ है उसमें एक योगी बैठा है ध्यान मुद्रा में। उसके दाहिने तरफ हाथी और बाघ है, बाईं तरफ गेंडा व भैंसा है, तथा सामने है कुछ हिरण घूम रहे। सामने उसके कुछ हिरण के 2-3 हिरण, एक हिरण बैठे हुए का चित्र है और 2 हिरण घूमते हुए के चित्र हैं। उसके ऊपर है वो 6 अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है। जॉन मार्शल ने इसे आदि शिव या प्राक शिव कहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 हो गए। छठा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? सुतकाको है, रहमान डेरी, मांडा, मुंडीगाक। तो कौन सा स्थल है? सुतकाको है। सुतकाको है, ये बलूचिस्तान में है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? सूचना पट अभिलेख, 1 नंबर लोथल, 2 नंबर मोहनजोदड़ो, 3 नंबर धोलावीरा, 4 नंबर राखीगढ़ी। तो कहाँ मिला है सूचना पट मिला है धोलावीरा में। अब ये सुतकाको है, ये मकरान तट पर है, बलूचिस्तान में मकरान तट पर, दासक नदी के किनारे।
और इसकी खोज है ओरल स्टाइन ने की थी 1927 में। बाद में उत्खनन जॉर्ज डेल्फ ने भी किया था। ये एक बंदरगाह नगर है। और धोलावीरा, धोलावीरा है वैसे तो किसी नदी के किनारे नहीं है, किसी भी नदी के किनारे नहीं है, एकमात्र स्थल है जो किसी भी नदी के किनारे नहीं है, परंतु इसके पास में थोड़ी दूर में मानहर और मानसर दो नदियां बहती हैं, इनके बीच में ये बसा हुआ है। और इसकी खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। ये गुजरात में है स्थल, कच्छ जिले में, और तालुका लगता है भचाऊ, और ये एक द्वीप पर स्थित है। उसका नाम है खादिर, और स्थानीय भाषा में लोग उसे बेड़ द्वीप कहते हैं। और धोलावीरा, धोलावीरा का अर्थ है सफ़ेद कुआं। ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है, हड़प्पाकालीन स्थल सबसे बड़ा स्थल है और सबसे सुंदर स्थल भी है, सुनियोजित स्थल भी है। यहाँ पर जो प्राचीर है बाहर की, उसमें विशाल दरवाजे भी बने हुए हैं, विशाल तालाब भी इसके अंदर बना हुआ है। बांध निर्माण के साक्ष्य भी प्राचीनतम यहीं से मिलते हैं। यहाँ स्टेडियम का प्रमाण भी मिलता है। और ये साइन बोर्ड अभिलेख पट्टी का, इसका आकार है 37 सेमी इंटू 27 सेमी, और इसमें 10 अक्षर खुदे हुए हैं, वो अक्षर एक दूसरे के ऊपर खुदे हुए हैं। घोड़े की कलाकृति मिली है और पोलिश युक्त है पाषाण खंड मिले हैं। इसका मतलब यहाँ से पुलिस की जानकारी थी यहाँ के लोगों को। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यहाँ मुख्यतः आश्रित होता है। यह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। तो ये किस पर आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा का किस सभ्यता से संबंध है? 1 नंबर है सुमेरियन सभ्यता, 2 नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता, 3 नंबर है वैदिक सभ्यता, 4 नंबर है मेसोपोटामिया सभ्यता। तो किससे संबंधित है? 2 नंबर सिंधु घाटी सभ्यता से। क्वेश्चन संख्या 10 है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, समय बताना है। प्रागैतिहासिक 2 नंबर, अध ऐतिहासिक 3 नंबर, ऐतिहासिक 4 नंबर, उत्तर ऐतिहासिक। तो किस समय की है? अध ऐतिहासिक, यानी इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। लिपि है, इनको लिपि का ज्ञान था, परंतु इस लिपि को अपन पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए ये अध ऐतिहासिक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की 2 महत्वपूर्ण फसलें थी। 2 कौन सी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल थी? गेहूँ व जौ, गेहूँ व चावल, मटर व सरसों, कपास व गन्ना। तो सबसे महत्वपूर्ण फसल है वो थी गेहूँ व जौ। 1 नंबर गेहूँ व जौ है वो सबसे महत्वपूर्ण फसल थी। हड़प्पा काल में 9 प्रकार की फसलों की जानकारी अपने को मिलती है। चावल की जानकारी मिलती है, गेहूँ की 3 किस्में थी, जौ की 2 किस्में थी, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, इनकी जानकारी मिलती है। और हड़प्पा के लोगों ने ही कपास उत्पादन प्रारंभ किया था। अब अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन है, मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग करता था वह अधिकांश बने होते थे पत्थर के, ताम्र के, हड्डी के, लोहे के। तो किसके बने होते थे? पत्थर के। ये पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन आ गया एक इसमें। तो किसके बने होते थे? पत्थर के। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पाया गया है? 1 नंबर एलोरा, 2 नंबर रोपड़, 3 नंबर हड़प्पा, 4 नंबर मोहनजोदड़ो। तो कहाँ पर पाया गया है? मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार। ये दुर्ग टीले में है और इसकी लंबाई है
11.88 मीटर और इसकी चौड़ाई है 7.01 मीटर और इसकी गहराई है 2.43 मीटर। इसका ढलान है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ है। मार्शल ने इसको तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है वो बताया है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति सिंधु सभ्यता से उत्खनन से संबंधित नहीं थे? R.C. मजूमदार, N.G. मजूमदार, 3 नंबर है M.S. वत्स, 4 नंबर है दयाराम साहनी। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर R.C. मजूमदार। ये सिंधु सभ्यता से उत्खनन से संबंधित नहीं थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन नगरों में कौन सा नगर मृतकों का टीला के उपनाम से विख्यात है? हड़प्पा, लोथल, चंदूदरो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मृतकों का टीला उपनाम है मोहनजोदड़ो का, उसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पा स्थल है और दूसरे साइड उत्खनन करता है, उसमें सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है और अपने को बताना है। राखीगढ़ी, वसंत शिंदे, धोलावीरा, जगपति जोशी, मित्ताथल, बीबी लाल, बनवाली, R.S. बिष्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्ताथल बीबी लाल। ये सही नहीं है। मित्ताथल है ये भिवानी जिले में पड़ता है हरियाणा में और इसका उत्खनन करता प्रोफेसर सूरजभान है, न कि बीबी लाल। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है? कौन सी कलाकृति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं है? पशुपति की मोहर, 2 नंबर बलुआ पत्थर का पुरुष धड़, 3 नंबर बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति, 4 नंबर कांस्य नर्तकी। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर है वो प्राप्त नहीं हुआ है। बलुआ पत्थर का पुरुष धड़ है वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, न कि मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन है वो सही नहीं है, ये देखना है। गेहूं और जौ उसके प्रमुख खाद्यान्न थे, सही है। मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था, ये भी सही है। गाय बैल पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे, गाय का चांस कम है और बैल तो उसकी मोहरों पे मिले हैं। इतिहासकारों का मानना है कि बैल के बारे में जानकारी थी, गाय के बारे में उनको जानकारी नहीं थी और गाय उनकी मोहरों पर चित्रित नहीं है। अगला चौथा है, उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन और रोम से था। तो चीन से इनका व्यापार नहीं था, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर अपना आंसर हो जाएगा। इनका व्यापार है वो मेसोपोटामिया से, मिस्र से, क्रीट से, इनसे था। चीन से इनका व्यापार नहीं था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? 1 नंबर है वह नगरीय सभ्यता थी, 2 नंबर है उनकी अपनी लिपि थी, 3 नंबर है उनकी खेती है अर्थव्यवस्था, खेती हर अर्थव्यवस्था है, लिख दिया खेती हर अर्थव्यवस्था थी, उनका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता थी और आर्य थे ये ग्रामीण सभ्यता था। आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। क्या कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को
आर्यों से पहले रखा जाता है। लिपि के कारण, मर्दभांड के कारण, नगर नियोजन के कारण या तांबे के कारण? तो मर्दभांड के कारण, मर्दभांड के कारण है इनको आर्यों से पहले रखा जाता है। काले रंग के आकृतियों से चित्रित लाल मर्दभांड हड़प्पा सभ्यता के तथा धूसर एवं चित्रित धूसर मर्दभांड है जो आर्यों से संबंधित माने जाते हैं, और जो चित्रित और धूसर मर्दभांड थे वो बाद के मर्दभांड थे, और काले रंग के लाल मर्दभांड है वो पहले के मर्दभांड थे, वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे। इसलिए ये मर्दभांड है, ये महत्वपूर्ण कारक है, कारण है एक पर। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? इनके पास चित्रलेखा लिपि थी। हाँ, इनके पास चित्रलेखा लिपि थी। इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हाँ, रक्षा शस्त्र इनके पास न के बराबर मिले हैं और लोहे का ज्ञान इनको था ही नहीं। इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हाँ, उनका जो सभ्यता मिली है शहरी जीवन की विकसित सुविधाएं, इनके पास सारी सुविधाएं थी उपरोक्त सभी। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा अपना 4 नंबर, उपरोक्त सभी, ये सारी चीज़ें थी। सिंधु घाटी के लोग नगरीय जीवन था इनका, और लिपि थी वो चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं उसे, बुस्टोफेदन भी बोलते हैं। लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। और वैदिक सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता थी, उनको लोहे का ज्ञान था और अस्त्र शस्त्रों का भी उनको ज्ञान था। अब अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरें, अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपरोक्त सभी। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। क्या हो जाएगा? पुरातात्विक खुदाई। तीन नंबर अपना ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई। कोई भी जैसे मान लो सभ्यता स्थल खोजते हैं, उनमें सबसे पहले अपने को उसकी खुदाई करते हैं। तो खुदाई करते हैं, उससे खुदाई से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उन्हीं से उसका पता चलता है कि भाई सभ्यता कितनी पुरानी है, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में अपने को जानकारी तभी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसका अभी तक है पढ़ा नहीं गया है, इसलिए उसमें जो शिलालेख का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब लिपि नहीं पढ़ी गई है तो शिलालेख का क्या मतलब होगा। और मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, जब लिपि पढ़ी नहीं गई है तो लेख का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। बस पुरातात्विक खुदाई है ये इम्पोर्टेंट है, इससे जो चीज़ें मिली है उनके अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि कौन सी सभ्यता किस प्रकार की थी। अब अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। तो ये पहले वाला ही प्रश्न है, बस उसमें उपरोक्त सभी दे रखा था और इसमें उपरोक्त सभी नहीं दे रखा है। आंसर हो जाएगा पुरातत्व संबंधी खुदाई। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। अब ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि अपने को आंसर क्या देना है। इसमें देखो, मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, मंदिर, लिपि। तो मंदिर तो वहाँ से मिला ही नहीं है। अनुमान लगाते हैं कि ये मंदिर हो सकता है, ये मंदिर था, परंतु मंदिर वहाँ से नहीं मिला है। लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, इनसे जानकारी तो मिलती है, परंतु सर्वाधिक अगर किसी चीज़ से जानकारी मिलती है वह है मोहर। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। और
मोहरें लगभग सिंधु सभ्यता से 3000 के आसपास मोहरें मिली है। और उस पर किसी न किसी पशु का, किसी चीज़ की आकृति जरूर बनी हुई है। कहीं पे कुछ लिखा हुआ है परंतु पढ़ा नहीं जा सका। परंतु चित्रों के हिसाब से देखा जाए तो एक तो जानवरों के, जैसे एक श्रृंगी बैल है उसके चित्र मिले हैं, जैसे हाथी का चित्र मिला है, बाघ का चित्र मिला है, मछली का चित्र मिला है। तो उससे पता चलता है कि उसके खान पान और उसका जीवन है किस प्रकार का था, उसके बारे में मोहरों से काफ़ी जानकारी अपने को मिलती है। अगला 25वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब अलग अलग विद्वान दे रखे हैं और किसने क्या कहा है इसके बारे में पूछा गया है। कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। मेके, सुमेर से लोगों का पलायन, यानी सुमेरियन सभ्यता से लोग आए थे। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। 4 नंबर है अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्गम पूर्व और हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इसमें अपना जो गलत है वो हो जाएगा 1 नंबर रफीक मुगल। ये रफीक मुगल है, इन्होंने स्थानीय उत्पत्ति सिद्धांत का है वो समर्थन किया था, न कि हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामियन सभ्यता से प्रेरणा ली, ये इन्होंने नहीं कहा था। इन्होंने क्या कहा था, स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया था। हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र हड़प्पा में हुआ, इन्होंने यही कहा था। अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। राखीगढ़ी, लोथल, हड़प्पा, धोलावीरा। तो स्टेडियम का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है, धोलावीरा से। धोलावीरा है ये गुजरात में है और जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। इसके बारे में पहले मैंने बताया था। यहाँ से स्टेडियम के प्रमाण भी मिले हैं और 2 स्टेडियम जूनीकरण से मिला है जो गुजरात में है। इसमें धोलावीरा में 1 स्टेडियम मिला है और जूनीकरण में 2 स्टेडियम मिले हैं। अब अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, लोथल को किसने खोजा। DR साहनी ने, SR राव ने, RD बनर्जी ने, JP जोशी ने। तो किसने खोजा, SR राव ने। अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, और ये जो लोथल है ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। 28वां, सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, हरियाणा में, कश्मीर घाटी में। तो कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं, कश्मीर घाटी में। कश्मीर घाटी में बड़े शहर है वो प्राप्त नहीं हुए हैं। पंजाब में तो हड़प्पा मिला ही था, पाकिस्तान के जो पंजाब क्षेत्र है वहाँ से हड़प्पा शहर था। सिंधु से मोहनजोदड़ो मिला था, पाकिस्तान के सिंध से मोहनजोदड़ो। हरियाणा में बनवाली, कश्मीर घाटी से कोई शहर नहीं मिला था। और कुल 7 शहर माने गए हैं। 1 नंबर हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चंदूदरो है, लोथल है, कालीबंगा है, बनवाली है और धोलावीरा है। ये कुल 7 शहर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के किस स्थल से समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। 1 नंबर धोलावीरा, 2 नंबर कोटदीजी, 3 नंबर रंगपुर, 4 नंबर सूतका गेंडेर। तो कहाँ से मिला है समुद्री बंदरगाह का, सूतका गेंडोर से। सूतका गेंडोर है ये बलूचिस्तान में मकरान तट पर है, दशक नदी के किनारे। और इसकी खोज 1927 में ऑरेनस्टाइन ने की थी।
बंदरगाह नगर है। और उसके बाद में 1962 में जॉर्ज डेल्फ ने इसका सर्वेक्षण किया था विस्तृत, और जॉर्ज डेल्फ ने दुर्ग, बंदरगाह और निचला नगर खोजा था। ये नगर जो सूतका गेंडोर है, यह सिंधु और मेसोपोटामियम के मध्य व्यापार है उसको सुगम बनाने के लिए बसाया गया था, यानी आसानी से व्यापार कर सके इसके लिए ये नगर बसाया गया था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था। 1 नंबर है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। 2 नंबर है 2250 से 1750 ईसा पूर्व तक है। 3 नंबर है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। और 4 नंबर है 1200 से 800 ईसा पूर्व तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर 2250 से 1750 ईसा पूर्व तक है। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल है वो 2250 1750 ईसा पूर्व तक था। अलग अलग विद्वान हैं, उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे जॉन मार्शल है, इन्होंने कहा है कि इसका जो समय है वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व है। अनरेस्ट मेके है, इन्होंने कहा था कि इसका समय है जो 2800 से 2500 ईसा पूर्व है। और माधव स्वरूप वत्स है, उन्होंने कहा था इसका समय है वो 3500 से 2700 ईसा पूर्व है। और सीजे गॉड, इन्होंने कहा था इसका समय है कि 2350 से 1700 ईसा पूर्व है। और व्हीलर है, उन्होंने कहा था कि 2500 से 1550 ईसा पूर्व है। और फेयर सर्विस है, उन्होंने कहा था इसका समय है, हड़प्पा सभ्यता का समय है वो 2000 से 1500 ईसा पूर्व है। इस प्रकार अन्य विद्वानों ने भी कहा है, पर अपन जो मुख्य मुख्य हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 31वां। कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? 1 नंबर है मोहनजोदड़ो, 2 नंबर है हड़प्पा, 3 नंबर है कालीबंगा, 4 नंबर है चंद्रदुर्ग। तो कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है, इसका जो नगर क्षेत्र है यानी पूर्वी टीला, उसको 3 भागों में बांटा गया है। HR, VS और DK, इन 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। और HR क्षेत्र है, वहाँ से ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 10.5 सेमी, 10.5 सेमी की वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। निम्नलिखित उत्खनन स्थलों में से किसका संबंध मालवा संस्कृति से माना जाता है? किसका संबंध मालवा संस्कृति से माना जाता है? 1 नंबर आज़ाद नगर, 2 नंबर नागदा, 3 नंबर नवदा टोली, 4 नंबर एरण। तो किसका? नवदा टोली। ये नवदा टोली है, ताम्रपाषाणिक स्थल है और नर्मदा नदी के किनारे है। इसकी खोज है वो प्रोफेसर HD सांकलिया ने किए थे। ये दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर थे। और यहाँ के जो मुख्य विशेषता है यहाँ के मर्द बांड। ये मालवा संस्कृति के जो मर्द बांड है वो ताम्रपाषाण कालीन जितनी भी संस्कृतियाँ उसमें सर्वश्रेष्ठ मर्द बांड थे। यहाँ से चरखे और तकलियाँ मिली है, इसका मतलब ये सूत कातने के और कपड़ा बनाने के बारे में जानते थे। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? मध्य गंगा घाटी 2 नंबर, गोमल घाटी 3 नंबर, पोलन घाटी 4 नंबर, बेलन घाटी। तो कहाँ से मिले हैं? 4 नंबर बेलन घाटी से। बेलन घाटी में कोल्डियावा, वहाँ से नवपाषाण काल के समय के धान की बोई जाने वाली और जंगली दोनों प्रकार की किस्में हैं वो मिली है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? घोड़े के अवशेष 1 नंबर कालीबंगा, मांडा, सुरकोटड़ा। 2 नंबर सुरकोटड़ा, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, धोलावीरा, मांडा। सॉरी दोस्तों, बीच में एक कॉल आ गया था। तो अपना दूसरे जो ऑप्शन है उसमें सुरकोटड़ा, धोलावीरा और मांडा।
सुरकोटड़ा, कालीबंगा, धोलावीरा तीसरे ऑप्शन में, और चौथे में है सुरकोटड़ा और कालीबंगा। यानी घोड़े के अवशेष किस स्थान से मिले हैं, तो इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। किस स्थान से मिले हैं, 4 नंबर ऑप्शन अपना हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन है वहाँ पे सुरकोटड़ा और कालीबंगा, यहाँ से घोड़े के प्रमाण मिलते हैं। लोथल से तो मरण मूर्ति मिलती है, यानी मिट्टी की बनी हुई मूर्ति। सुरकोटड़ा है, वहाँ से अस्थि पंजर मिलता है घोड़े का। कालीबंगा है, वहाँ से घोड़े का जबड़ा मिलता है। परंतु मान्यता ऐसी है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। ये आर्यों का एक प्रिय पशु था घोड़ा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को चिन्हित कीजिए, यानी असंगत कौन सा है। ऑप्शन में दे रखा है, जैसे 1 नंबर मोहनजोदड़ो और विशाल स्नानागार, तो ये तो सही है, मोहनजोदड़ो में है विशाल स्नानागार। हड़प्पा अन्नागार, तो हड़प्पा में अन्नागार है। धोलावीरा और एक गढ़ी क्षेत्र, एक गढ़ी क्षेत्र नहीं, ये इस धोलावीरा है, ये 3 भागों में बंटा हुआ है। इसमें दुर्ग क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और निचला नगर 3 भागों में बंटा हुआ है। और इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी 1967-68 में। बाद में RS विस्ट है, उन्होंने 1991 में उसका व्यापक सर्वेक्षण करवाया था। और तीनों भाग, जो इस धोलावीरा के तीनों भाग है, तीनों भाग रक्षा प्राचीर से, एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, और बाद में अंदर है वो तीनों भागों के अलग अलग रक्षा प्राचीर भी है। और लोथल और गोदीवाड़ा, तो लोथल में गोदीवाड़ा है, ये भी सही है। तो अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर, धोलावीरा और एक गढ़ी क्षेत्र। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है। 1 नंबर है मोहनजोदड़ो, 2 नंबर है हड़प्पा, 3 नंबर लोथल, 4 नंबर है कालीबंगा। तो कहाँ से पता चलता है, कालीबंगा से। कालीबंगा से हैं वो अग्निकुंड की श्रृंखला और स्नानागार, धार्मिक स्नान का पता है वो चलता है। स्नानागार मोहनजोदड़ो में है, धार्मिक स्नान का पता है यहाँ से चलता है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे, प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं किनारे पर है, हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान में है। और इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। बाद में 1961 से 1969 में बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन किया था। ये 2 भागों में बंटा हुआ है और दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। दुर्ग वाले टीले के दक्षिण अर्धभाग में कच्ची ईंटों के 5-6 चबूतरे मिले हैं, और उसमें से एक चबूतरे पर कुआं, अग्निकुंड तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त मिला है, जिसमें पशुओं की जली हुई हड्डियां मिली है। यानी बलि प्रथा की जानकारी मिलती है। जली हुई हड्डियां मतलब बलि प्रथा, यानी अग्निकुंड में उनको बलि दी जाती थी। और एक दूसरा चबूतरा मिला है, उसमें पंक्ति से 7 वेदिकाएं मिली है, जो आयताकार है। यहाँ से सड़क को पक्का करने का अवशेष भी मिलता है, यानी कोशिश की जा रही थी कि प्रयास किया जा रहा था कि सड़क को पक्का बनाया जाए। और डॉक्टर दशरथ शर्मा है, उन्होंने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। यहाँ से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिलते हैं, और 2 फसलों को एक साथ बोने का साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है। अलंकृत फर्श का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिलता है। वैसे मकान है वो कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं, लगभग 2600 ईसा पूर्व। और तंदूर चूल्हा, जो आज के तंदूर चूल्हे हैं उनके जैसा सेम टू सेम वैसा का वैसा वहाँ से मिला है। और जो दुर्ग टीला है
उसके दक्षिण पश्चिम 300 मीटर दूरी पर है वो कब्रिस्तान मिला है, उसमें 3700 विसर्जन के हैं वो प्रमाण मिले हैं। एंथेस्टी यानी अंतिम संस्कार की तीनों विधियां हैं, उनकी जानकारी यहाँ से मिलती है। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, तीनों विधियां हैं वो यहाँ से मिलती है। यहाँ पर एक युग्म समाधि भी मिली है, अंडाकार कब्र भी मिली है और एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, उसमें 6 छिद्र किए हुए हैं यानी छेद किए हुए हैं। उसे शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। लकड़ी की नालियां भी यहाँ से मिली है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? यानी मनका कहाँ बनाया जाता था हड़प्पा संस्कृति में? 1 नंबर है धोलावीरा, 2 नंबर है रोपड़, 4 नंबर है 3 नंबर है चंदुदरो और 4 नंबर है कालीबंगा। तो चंदुदरो। ये चंदुदरो है एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ दुर्ग भाग नहीं मिला। प्रत्येक स्तर जो स्थल है उसमें दुर्ग भाग और नगर भाग अलग अलग मिले हैं, परंतु यहाँ पर दुर्ग भाग नहीं मिला है। इसकी खोज है 1931 में NG मजूमदार ने की थी। यहाँ से कर्मकार, धातु कर्मकारों के कुछ साक्ष्य मिले हैं, सीपियों के आभूषण मिले हैं, मनका बनाने का कारखाना मिला है, कांसे का इक्का और बैलगाड़ी मिली है, दवात मिली है, बाढ़ के निशान यहाँ पर मिले हैं कि बाढ़ आई थी, चूड़ी बनाने का केंद्र था, अधर राज का साक्ष्य भी मिला है। अधर राज का मतलब होता है लिपस्टिक। 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी भी मिली है यहाँ से, वर्गाकार मुहर भी मिली है और एक मुहर पर 3 घड़ियाल व एक मछली का अंकन भी यहाँ था। यहाँ मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियाँ भी मिली है। वक्राकार ईंटें, एकमात्र स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटें मिली है और ईंटों के ऊपर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान भी यहाँ मिले हैं। इस स्थल को है वो सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित रूप था, यानी कौन सी मोहर सबसे ज़्यादा है काम में ली जाती थी? बेलनाकार, आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार? तो कौन सी मोहर ली जाती थी? वर्गाकार। वर्गाकार मोहर है सबसे ज़्यादा ली जाती थी। सबसे अधिक मोहरें मिली है मोहनजोदड़ो में और उनके ऊपर कुछ लघु लेख भी खुदे हुए हैं और उनके साथ साथ कुछ जीवों के, पशुओं के वो उसके ऊपर चित्रांकन किया गया है। जैसे एक सींग वाला सांड है उसका, भैंसे का, बाघ का, बकरी का, हाथी का। और ये मोहरें हैं ज़्यादातर सेल खड़ी की बनी हुई थी। वैसे तांबे की भी मोहर मिली है, लोथल और देसलपुर में तांबे की मोहर भी मिली है। और ये जो बेलनाकार है, आयताकार है, वर्गाकार है, गोलाकार है, ये सब प्रकार की मोहरें हैं, काम में तो लेते थे, परंतु सबसे ज़्यादा है वो काम में ली जाती थी वर्गाकार मोहर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों का सर्वाधिक 38 नंबर तो पढ़ लिया था, प्रचलित रूप है वो वर्गाकार था। 39 नंबर, हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से, देसलपुर से, कुंतासी से, रंगपुर से। कालीबंगा से, यह भी मैंने बताया था, भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण हैं वो कालीबंगा से मिले हैं और ये 2600 ईसा पूर्व के लगभग के प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला कौन था? WS वाकणकर, रफ़ीक मुगल, अहमद हसनदानी, रेमंड अल्चिन। तो इसका आंसर हो जाएगा रफ़ीक मुगल।
रफ़ीक मुगल है, इन्होंने हकरा और सरस्वती नदी तट पर है बलूचिस्तान में स्थान खोजे थे सिंधु सभ्यता के समय के। क्वेश्चन संख्या है 41। किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन प्रारंभ किया था? 1 नंबर HD सांकलिया, 2 नंबर मार्टिमर व्हीलर, 3 नंबर अलेक्जेंडर कनिंघम, 4 नंबर जॉन मार्शल। तो किसके नेतृत्व में किया था? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। जॉन मार्शल है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। जब 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का सर्वेक्षण किया था, इनके निर्देशन पर ही उस हड़प्पा स्थल का उन्होंने खुदाई है और सर्वेक्षण किया था, खुदाई शुरू की थी। तो जॉन मार्शल है, उन्होंने सर्वप्रथम है प्रारंभ करवाई थी, सर्वेक्षण प्रारंभ करवाया था, खुदाई प्रारंभ करवाई थी। तो इसी के साथ इसमें वीडियो में 41% पूरे हो गए हैं। अगला वीडियो जल्द डालूँगा और दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के जो पढ़ने वाले हैं उनके पास ज़रूर शेयर ज़रूर करना। अगर आप मान लो कि भी आपको पसंद नहीं आया, हो सकता है आपके दोस्त को पसंद आए, और कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए। और ये पर्सन है पुराने भर्तियों में आए हुए पर्सन हैं, जैसे राजस्थान की जितनी वैकेंसी है लगभग 2nd ग्रेड टीचर है, 1st ग्रेड जो हिस्ट्री से सब्जेक्ट से हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट से हैं, RAS है, IAS है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, बिहार लोक सेवा आयोग है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है, UP लोक सेवा आयोग है। उन सब के जो पर्सन हैं वो इसमें डाले गए हैं और कोशिश की गई है कि अच्छे से अच्छा आपके सामने उपलब्ध करवाया जाए। क्योंकि जब मैं तैयारी करता था तो मेरे सामने जो समस्या आती थी, मैंने उसको सोच करके भी ये वीडियो तैयार किया है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।